प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर भी फेगोसाइटोसिस तक पढ़ लिया था। उसके बाद में इंटरफेरोन भी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर रखा गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्नेट इम्यूनिटी में इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब कोई सी सेल के अंदर, अपनी बॉडी की सेल के अंदर जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है या पैथोजन उसकी सेल के अंदर एंटर होता है, तब इस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं जिनको इंटरफेरोन कहते हैं। इंटरफेरोन होता है, उस इंटरफेरोन की क्या स्पेशलिटी होती है? पहली स्पेशलिटी है कि इंटरफेरोन पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं और इन्फेक्टेड सेल के द्वारा एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सीक्रेट होंगे। और नेक्स्ट आता है, ये स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, इनका अमाउंट बहुत कम होता है। और उसके बाद में ये पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी पैथोजन इन्फेक्टेड सेल पे आता है तो इन्फेक्टेड सेल के द्वारा कोई स्पेशल टाइप का पैथोजन के अगेंस्ट स्पेशल टाइप का इंटरफेरोन सीक्रेट नहीं होता है। हर पैथोजन के अगेंस्ट एक सेम कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड नेचर का ही इंटरफेरोन सीक्रेट होगा। तो यह जो इंटरफेरोन होते हैं वो पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब किसी बॉडी की किसी भी सेल के ऊपर इन्फेक्शन होता है या उसके अंदर पैथोजन एंटर होता है तो उसके द्वारा स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से पैथोजन उस सेल में एंटर तो हो गया लेकिन दूसरी सेल में इन्फेक्शन नहीं हो पाए, तो उनको कहते हैं इंटरफेरोन। इंटरफेरोन का रोल है, इनका काम होता है कुछ चीज़ों को स्टिमुलेट करना होता है और कुछ को इनहिबिट करना होता है। स्टिमुलेशन की बात की जाए तो इंटरफेरोन के द्वारा नेचुरल किलर सेल NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। इसके अलावा यह TK सेल्स, TK होता है किलर T सेल्स या साइटोटॉक्सिक T सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा यह फेगोसाइटोसिस को भी प्रमोट करता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। तो इसके काम होते हैं, किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? NK सेल्स को, TK सेल्स को, फेगोसाइटोसिस को और एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। इसके बाद में कुछ चीज़ों को इनहिबिट भी करता है। इनहिबिशन के एग्जांपल्स हैं कि ये RBC के मैच्योरेशन को रोक देता है और मैच्योरेशन ऑफ एडिपोसाइट्स के मैच्योरेशन को भी रोकता है। इसके अलावा ट्यूमर ग्रोथ और सेल डिवीजन को रोकता है। सेल डिवीजन को रोकेगा तो ट्यूमर की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इन चीज़ों को ये इनहिबिट कर देता है। तो इनके 4 चीज़ें तो ऐसी होती है जिनको स्टिमुलेट करता है और 4 चीज़ें ऐसी होती है जिनको यह इनहिबिट करता है। उसके बाद में इंटरफेरोन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कौन सी सेल्स के द्वारा या कब सीक्रेट होते हैं? देखो, इंटरफेरोन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा इंटरफेरोन और बीटा इंटरफेरोन और नेक्स्ट आता है गामा इंटरफेरोन। तो अल्फा इंटरफेरोन कब सीक्रेट होता है? जब हेपेटाइटिस C होता है उस दौरान अल्फा इंटरफेरोन का सीक्रेशन होता है। उसके बाद में बीटा इंटरफेरोन का सीक्रेशन एक डिजीज होती है रिलैप्सिंग रेमेटिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग रेमेटिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के दौरान बीटा इंटरफेरोन का सीक्रेशन होता है। और नेक्स्ट गामा इंटरफेरोन है, क्रॉनिक ग्रेनुलोमाटस डिजीज के दौरान गामा इंटरफेरोन सीक्रेट होता है। इसके बाद में यह अल्फा और बीटा इंटरफेरोन अपनी बॉडी की ऑलमोस्ट सेल या सभी सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जा सकता है, अल्फा एंड बीटा। लेकिन गामा इंटरफेरोन कुछ ही सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स के द्वारा ही सीक्रेट होते हैं, जैसे T हेल्पर फर्स्ट। T हेल्पर भी 2 टाइप की होती हैं, T हेल्पर फर्स्ट सेल और NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल के द्वारा ही गामा इंटरफेरोन सीक्रेट होता है। ये था इंटरफेरोन के बारे में। अब आता है इम्यूनिटी के अंदर, अपन ने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में सब चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने पहले बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उसके जन्म के बाद डेवलप होती है और पैथोजन की प्रेजेंस में ही डेवलप होगी। उसके बाद में इससे रिलेटेड मेमोरी होती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलती हैं और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं और पैथोजन के एब्सेंट में नहीं होगी और पैथोजन की प्रेजेंस में ही होती है और पैथोजन स्पेसिफिक होती है। नॉन
स्पेसिफिक पैथोजन, ये कह सकते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ पैथोजन के बीच में डिफरेंस करने की एबिलिटी रखती है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, पहला आता है पैसिव इम्यूनिटी और सेकंड आता है एक्टिव इम्यूनिटी। या ऐसा कह सकते हैं कि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये है पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस ये है कि जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो उसको एक्टिव कहेंगे, और ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम रिमेन इनएक्टिव और इसके अंदर इम्यून एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो एक्टिव में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और इसमें नहीं होगा। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा वो दो कारणों की वजह से होता है, नेचुरल कोई किसी वजह से, कोई आर्टिफिशियल की वजह से। तो ये भी दो टाइप होता है, इसके भी दो टाइप हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो एक्टिव इम्यूनिटी के बाद में पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में ये बात पता होनी चाहिए कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, और ये दो टाइप की होगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करना है तो इसको कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल तरीके से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करना और उसको डिफेंस भी देनी है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवानी है। तो दो चीज़ें होती है इसके अंदर। पहले आती है जब बच्चा अपनी मदर के यूट्रस के अंदर अपना, जब उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है, फीटस की फॉर्म में होता है, तब उसके अंदर प्लेसेंटा के थ्रू, अपनी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू IgG टाइप की जो एंटीबॉडी होती हैं वो प्लेसेंटा को पार करके उस फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जब यदि फीटस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो मदर से प्लेसेंटा से होते हुए उसके अंदर IgG एंटीबॉडी आकर उस फीटस में आए हुए पैथोजन को मार देती हैं। तो IgG एंटीबॉडी मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा। तो IgG एंटीबॉडी ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती हैं। इसके अलावा जो रिमेन चारों टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, A, M, E और D वाली जो है वो प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती है। सेकंड आता है IgA एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, मदर टू न्यूबॉर्न बेबी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। जब न्यूबॉर्न बेबी या जब बर्थ हो जाती है तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है क्योंकि एंटीबॉडी उसके अंदर भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो उस दौरान यदि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो अपनी मदर के मिल्क में भी IgA एंटीबॉडी होती है जो उसको इम्यूनिटी देती है। तो मदर मिल्क से IgA एंटीबॉडी मिलती है न्यूबॉर्न बेबी को, तो उसके अंदर इन दोनों तरीके से उसके अंदर खुद का इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट नहीं हुआ लेकिन उसको इम्यूनिटी मिल चुकी है। तो ये दो कारण होते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के। सेकंड आता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में क्या करना है कि आर्टिफिशियली तरीके से उस इंडिविजुअल के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने से रोकना है और उसको डिफेंस भी प्रोवाइड करनी है। तो इसके अंदर आता है एंटीसेरम इंजेक्शन। एंटीसेरम इंजेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो चुका है, अब आपको इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट हुए बिना आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवानी है। तो आपकी बॉडी में उन पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी में बाहर से ही इंजेक्ट कर दिए जाते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो एंटीबॉडी जब इंजेक्ट कर दी जाएगी तो वह एंटीबॉडीज एंटीजन से लड़ लेगी, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम तो काम में ही नहीं आएगा। तो इम्यून सिस्टम यहाँ इनएक्टिव ही रहेगा, पैसिव कंडीशन में ही रहेगा। तो एंटीसेरम इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। कौन कौन से डिजीज़ के एंटीसेरम इंजेक्शन होते हैं, बहुत सारे डिजीज जैसे कि टाइफाइड, TB और टेटनस, इनके और फीवर, इनके दौरान जैसे ही होता है तुरंत इनके एंटीसेरम इंजेक्शन बाहर से लगा दिए जाते हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। आगे मैं उसके अंदर पढ़ाऊंगा आर्टिफिशियल तरीके में, एक्टिव में, उसके अंदर वैक्सीन आता है। तो वैक्सीन और इंजेक्शन में भी डिफरेंस बताऊंगा। तो इंजेक्शन के अंदर इतना ध्यान रखना कि इंजेक्शन के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो अपनी बॉडी में आए हुए पैथोजन के अगेंस्ट अपने को रेजिस्ट प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गया। उसके बाद में आती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और यह भी दो टाइप होगी। तो सबसे पहले अब हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल
पैसिव इम्यूनिटी की तरह ये भी 2 टाइप है इसके भी। पहला आता है नेचुरल इम्यूनिटी कि मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है होगा, और नेचुरली किस तरीके से एक्टिवेट होता है और आर्टिफिशियली किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है। तो नेचुरली पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी भी 2 टाइप की होती हैं। पहली आती है CMI। CMI का मतलब फुल फॉर्म होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी आती है AMI। AMI को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस दौरान जब भी अपनी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर होता है तो अपनी बॉडी के कुछ सेल्स के द्वारा डायरेक्टली उस इन्फेक्टेड सेल जिसके अंदर पैथोजन एंटर हो चुका है उस सेल को ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि अपनी बॉडी की कोई सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमें, तो उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आता है। इसके अंदर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी आता है। तो इसका मतलब ये होगा जब इन्फेक्शन होता है, एंटीजन एंटर होता है, तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बनाई जाती है इस इम्यूनिटी में। तो इसको कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी का एक और नाम होता है HI। HI का मतलब होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब ये ब्लड में मिलती है, इसीलिए इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो कॉमन चीज क्या देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि फेगोसाइटोसिस के दौरान जब भी अपनी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है, तो पैथोजन एंटर हो चुका है अपनी बॉडी में, इन्फेक्शन हुआ है, तब अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं वो तेजी से अपनी रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करके ब्लड वेसल्स से होते हुए बाहर आती है। इसकी एक स्टेप का नाम है, मैंने पहले बताया था, डायहेपेटाइसिस या एक्स्ट्रावेसेशन भी कहते हैं इसको। जब ये सेल्स बाहर आती है तो ये सेल कन्वर्ट हो गई है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो थी वो टिश्यू में आ चुकी है। तो टिश्यू में अब इसको माइक्रोफेज या मैक्रोफेज कहते हैं, और ये मैक्रोफेज या माइक्रोफेज जो भी पैथोजन है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है उस पैथोजन को नष्ट करती है, लेकिन पैथोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अपने बहुत सारी सेल्स के अंदर इन्फेक्शन कर लेता है, और मैक्रोफेज आती है कुछ एंटीजन को नष्ट कर देती है, पैथोजन को नष्ट कर लेती है, लेकिन सबको नहीं कर पाती है। तो उसके लिए ये एक नई रिएक्शन मिलती है, ये CMI और AMI। तो उसमें क्या होता है कि जब भी मैक्रोफेज उस एंटीजन या उस पैथोजन की ओर अट्रैक्ट हो रही है, कीमोटैक्सिस मूवमेंट हो रही है उस दौरान, इसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के केमिकल सिक्रेट होते हैं ये इनके द्वारा, तो उनको कहते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस यदि किसी सेल के द्वारा सिक्रेट होता है तो उसको साइटोकाइन कहेंगे, और यदि वह सेल लिम्फोसाइट है तो उसको लिम्फोकाइंस कहते हैं। तो लिम्फोकाइंस का सिक्रेशन होता है, लिम्फोकाइन सिक्रेट होते हैं इनके द्वारा। लिम्फोकाइंस भी किस टाइप के होते हैं, इंटरल्यूकिन टाइप के होते हैं। तो अभी आप सिंपल सी बात यह है कि जब पैथोजन की और मैक्रोफेज अट्रैक्ट हो रही होती है तो उस मैक्रोफेज के द्वारा या माइक्रोफेज के द्वारा कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस सीक्रेट होंगे जिनको इंटरल्यूकिन कहेंगे। इंटरल्यूकिन 12 का सीक्रेशन होता है, एग्जाम्पल है इंटरल्यूकिन का भी, इंटरल्यूकिन 12 सीक्रेट होता है। ये 12 इस साइड में CMI के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 12 का सीक्रेशन होता है, तो 12 जाता है टी हेल्पर फर्स्ट के पास में, टी हेल्पर फर्स्ट सेल के पास जाता है। बाद में अपन इम्यून सेल्स को भी बारे में पढ़ेंगे, तो कौन कौन सी टी हेल्पर होती है, तो किलर होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टी इंटरल्यूकिन 12 का सीक्रेशन होता है, तो यह टी हेल्पर फर्स्ट के पास आता है। टी हेल्पर फर्स्ट सेल के द्वारा एक नया इंटरफेरॉन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं IL-2 या इंटरल्यूकिन 2, इसका सीक्रेशन होता है। ये IL-2 की वजह से टीके सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, तो एक्टिवेशन ऑफ टीके सेल्स, टीके का मतलब होता है किलर टी सेल्स। तो टी हेल्पर फर्स्ट ने किलर टी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, तो इस दौरान ये किलर टी सेल्स, इस किलर टी सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर में इसके अंदर CD8 को रिसेप्टर्स होते हैं और टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। टीके सेल्स के अंदर CD8 को रिसेप्टर्स होते हैं और टी सेल रिसेप्टर होते हैं। ये टी सेल रिसेप्टर हैं इसकी स्ट्रक्चर के अंदर।
तो टीके सेल्स जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो जिस सेल के अंदर इन्फेक्शन हुआ अपनी बॉडी के अंदर, इस सेल के अंदर पैथोजन है तो इन्फेक्टेड सेल हो गई, अपनी बॉडी की सभी सेल्स के ऊपर MHC फर्स्ट एंटीजेंस मिलते हैं तो ये एंटीजन है। तो ये सेल्स टीके सेल्स जो एक्टिवेट हुई हैं वह अपनी बॉडी की इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड हो जाती है। देखो टीके सेल्स अपने टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से MHC से जुड़ गई, इसके अलावा CD8 को रिसेप्टर इसके पास है, तो अपनी बॉडी की इन्फेक्टेड सेल्स और टीके सेल्स आपस में जुड़ चुकी हैं। उसके बाद में सिक्रीशन ऑफ परफोरिन प्रोटीन एंड ग्रेंजाइम एंजाइम टीके सेल्स के द्वारा बाय टीके सेल के द्वारा या किलर टी सेल के द्वारा दो चीज़ों का सिक्रीशन होगा। फर्स्ट है परफोरिन प्रोटीन। परफोरिन प्रोटीन का देखो काम है, देखो पोरिन का मतलब होता है पोर बना देना, और ग्रेंजाइम एंजाइम है, तो इन दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। परपोरिन प्रोटीन की वजह से इस सेल ने दो चीज़ सिक्रीट की, पहला है परपोरिन प्रोटीन। परपोरिन प्रोटीन की वजह से इस सेल के अंदर पोर बन जाते हैं, इसकी सेल के ऊपर ही पोर बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं। और सेकंड आता है एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज एंजाइम। ग्रेंजाइम एंजाइम की वजह से इस सेल के अंदर कैस्पेज एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस दौरान इस दोनों चीज़ों की वजह से उस इन्फेक्टेड सेल की डेथ हो जाती है। उसका कारण क्या है कि परपोरिन प्रोटीन की वजह से जो पोर बनते हैं, तो पोर बन जाते हैं, तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उस सेल के अंदर घुस जाता है, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वजह से सेल डेड हो जाती है। और उसके अलावा इसके साथ साथ ग्रेंजाइम एंजाइम भी उस पोर से होता है उस सेल के अंदर चला जाता है और सेल के अंदर कैस्पेज एंजाइम एक्टिवेट कर देता है। कैस्पेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो सेल को एपोप्टोसिस के लिए प्रमोट करता है। अब एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, सेल को उसकी कह सकते हैं उसके डेथ को प्रमोट करने वाला एंजाइम है। तो इस वजह से उस सेल को ही नष्ट कर दिया जाता है, तो सेल के साथ साथ उसमें जितना भी इन्फेक्शन और का पैथोजन का वो भी नष्ट हो जाता है। तो देखो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर अपनी बॉडी की किसी एक सेल ने, तो सेल्स का नाम कौन सा हो गया, किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा उस इन्फेक्टेड सेल को ही नष्ट कर दिया गया। तो ये आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, सेम कंडीशन ऐसे ही है कि मैक्रोफेज जब कीमोटैक्सिस मूवमेंट कर रही है तब इंटरल्यूकिन 12 का सिक्रीशन करती हैं। यहाँ तो यह टी हेल्पर फर्स्ट के पास गया है और यह टी हेल्पर सेकंड के पास भी जाता है। जब टी हेल्पर सेकंड के पास जाता है तो टी हेल्पर सेकंड के द्वारा 3 अलग अलग टाइप के इंटरल्यूकिन्स होते हैं। इंटरल्यूकिन 4, 5 और 10 का सिक्रीशन होता है। इसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, यहाँ पर किलर टी सेल था वहाँ पर बी सेल है, बी सेल का एक्टिवेशन होता है। जैसे कि ये बी सेल है, इस बी सेल के पास में इंटरल्यूकिन 4, 5 और 10 आए हैं। उसके बाद में ये बी सेल एक्टिवेट हो जाए, तेजी से डिवीजन करती है। तो तेजी से डिवीजन करने के बाद में इस सेल से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं बी सेल से। उनमें से कुछ कोशिकाएं तो फ्यूचर में यूज़ के लिए होगी, तो जो फ्यूचर में यूज़ के लिए होगी तो उनको कह देंगे मेमोरी सेल। देखो डिवीज़न किया, बहुत सारी सेल्स बनेगी, कुछ सेल रह जाती है, उनको कहते हैं मेमोरी सेल्स। जो फ्यूचर में उसी टाइप का एंटीजन फिर से आएगा तो वापस ये सारे फिनोमेनन करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट मेमोरी सेल एंटीबॉडी सिक्रीट कर देगी। और दूसरी जो सेल्स हैं वह है प्लाज्मा सेल्स हैं। तो 2 टाइप की सेल्स बना देगी ये बी सेल्स, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। मेमोरी सेल फ्यूचर में यूज आएगी और प्लाज्मा सेल लेटेस्ट में जब इन्फेक्शन हो चुका है तब यूज होगी। तो प्लाज्मा सेल की बात की जाए तो ये देखो, ये प्लाज्मा सेल से एक प्लाज्मा सेल है। इस प्लाज्मा सेल के द्वारा कुछ बहुत सारे एक्सोसाइटोसिस के द्वारा एंटीबॉडी का सिक्रेशन किया जाता है। तो एंटीबॉडी रिलीज होगी इससे एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। एंटीबॉडी के अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 200 एंटीबॉडी पर सेकंड सिक्रीट करती है प्लाज्मा सेल। कुछ डिफरेंस भी होता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में ये डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ही एक्सटेंसिव होता है, तो इसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, जबकि इसके अंदर जो आरी और होता है वो एक्सटेंसिव नहीं होता है। तो इसके बाद में आपकी बी सेल ने पैथोजन की प्रेजेंस में एंटीबॉडी सिक्रीट कर दी, तो ये एंटीबॉडी जाएगी, ये पैथोजन है आपके बॉडी में एंटर हुआ है। और ये पैथोजन के अभी देख लो पैथोजन किस टाइप का किस तरह का होता है। एक जैसे कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया वायरस ले लो, तो वायरस है जैसे पैथोजन है
और वायरस के ऊपर, बॉडी के ऊपर एंटीजन्स होते हैं, और एंटीजन का भी वह भाग जिससे एंटीबॉडी जुड़ती है उसको कहते हैं एपिटोप। एपिटोप का मतलब ये हो गया कि इस एंटीजन का वह पार्ट जिससे एंटीबॉडी आकर जुड़ती है उसको कहते हैं एपिटोप। आगे और पढ़ाऊंगा मैं, एंटीजन पढ़ाऊंगा तब। और एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन के एपिटोप से जुड़ता है उसको पैराटोप कहते हैं। तो एपिटोप और पैराटोप आपस में बाइंड होते हैं। तो ये तो हो गया पैथोजन से एंटीबॉडी बाइंड हो चुकी है। अब क्या हो गया कि एंटीबॉडी जब बाइंड होती है तो उसके बाद में एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हैं नेचुरल इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और AMI के। अब यहाँ पर इंटरल्यूकिन को याद करने में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इंटरल्यूकिन के और भी टाइप होते हैं, जैसे 3, 6, 1, 12, 2, 4, 5 and 10। ये 361, 12, 24 और 510 ये सीक्वेंस होता है। ये अलग अलग टाइप के 3, 6, 1, 12, 2, 4, 5 and 10 ये अलग अलग टाइप के इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो मैक्रोफेज के द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब क्या होता है कि किसके द्वारा सीक्रेट होता है? देखो यहाँ मैंने बताया था 12 से आगे का, 12 मैक्रोफेज सीक्रेट करती है और टी पर फर्स्ट के पास के द्वारा 2 का सीक्रेशन होगा, फिर आगे इसके द्वारा 4, 5 and 10 का सीक्रेशन होता है। इससे पहले 3, 6, 1 भी यूज होते हैं। 3 मैक्रोफेज सीक्रेट करती है तो बोन मैरो से जो बोन मैरो स्टेम सेल्स होती है उनका प्रोलिफरेशन स्टिमुलेट होता है 3 की वजह से। 6 की वजह से लिम्फोसाइट प्रमोट होती है, लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन। और 1 की वजह से टी लिम्फोसाइट का प्रमोशन होता है, या कह सकते हैं उनका प्रोलिफरेशन होता है। उसके बाद में 12 का काम होता है टी हेल्पर फर्स्ट को एक्टिवेट करना, 2 का काम होता है टीके सेल्स को एक्टिवेट करना, 4, 5 and 10 का काम होता है बी सेल को एक्टिवेट करना। तो ये इंटरल्यूकिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसके बाद में हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होने वाली रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जब बी सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज बना दी जाती हैं, तब वह एंटीबॉडीज एंटीजन से जुड़ती हैं, तब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के टाइप पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है गुच्छा बनना। यह एंटीजन था और बहुत सारी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट उससे जुड़ जाती है तो एक क्लम्प या क्लोट बन जाता है, जिसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन के अंदर जो एंटीबॉडीज उस एंटीजन से जुड़ती हैं तो उन एंटीबॉडीज को कहेंगे एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन्स। और जो एंटीजेंस होता है अंदर की साइड में उसको कहते हैं एग्लूटिनोजन। और इस पूरे रिएक्शन को कह देंगे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन, जो एग्लूटिनिन्स को बनाने को प्रमोट करते हैं उनको एग्लूटिनोजन कहते हैं। तो क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडी की क्लम्प हो जाता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब दो अलग अलग ब्लड ग्रुप के जो ब्लड मैच होते हैं तब इस प्रकार की रिएक्शन होती है एग्लूटिनेशन। उसके बाद में सेकेंड आती है प्रेसिपिटेशन। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को 1% एगार जेल सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको कहता है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट आता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप बनता है। उसके बाद में ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि जब एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ जाती है तो उन एंटीबॉडी, देखो एंटीजन से एंटीबॉडी आके जुड़ गई तो इस एंटीबॉडी के ऊपर कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से, जिनके रिसेप्टर्स होते हैं मैक्रोफेज के ऊपर, ये रिसेप्टर्स है। तो मैक्रोफेज इस रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर से इस लिगेंड को जोड़ने के लिए उसकी अट्रैक्ट होगी, तो अट्रैक्ट होगी तो इसके पास एंटीजन है पहले से ही, तो ये एंटीजन की ओर अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसी एंटीबॉडीज
जो मैक्रोफेज को अपने ऊपर लिगेंड की वजह से अट्रैक्ट करती हैं उन एंटीबॉडीज को कहेंगे, इस प्रकार की एंटीबॉडी हो जाएगी ऑप्सोनिन्स। देखो एंटीबॉडीज, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडीज दैट आर अट्रैक्ट मैक्रोफेज ड्यू टू दे हैव लिगेंड फॉर मैक्रोफेज। तो मतलब इनके जो रिसेप्टर्स है मैक्रोफेज के, उन पर जुड़ने वाले जो लिगेंड है वो एंटीबॉडी के ऊपर है, तो एंटीबॉडी उनको अट्रैक्ट करती है। तो इस प्रकार से ये मैक्रोफेज इस एंटीजन को नष्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, या वो उस प्रकार की एंटीबॉडी हो जाएगी ऑप्सोनिन्स, और इस प्रकार की रिएक्शन होती है ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ती हैं, तो एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड हो चुकी हैं, तो इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ इट्स साइड चेन बाय इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब ये हुआ कि जब एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड होती है तो एंटीजन के साइड चेन में कुछ चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वह एंटीजन इनएक्टिव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। का मतलब आपने एंटीबॉडी ने उस एंटीजन को ही इनएक्टिव कर दिया उसकी साइड चेन में चेंज करके। इसके बाद में कुछ और दो टाइप की और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आएगी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होता है, जब एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ जाती हैं तो इन एंटीबॉडी के द्वारा ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो एंटीबॉडी इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती हैं, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करते हैं, उस एंटीजन या पैथोजन होता है उस पैथोजन को नष्ट कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन बाय कॉम्प्लीमेंट्स। इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के द्वारा पैसिव तरीके से इसको नष्ट कर दिया जाता है। तो यह कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो होता है पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान दोनों चीज़ें होती हैं। जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है तब पैसिव इम्यूनिटी भी होती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट भी होता है, और पैसिव तरीके से उस पैथोजन को नष्ट किया जाता है। कैसे, देखो कि जब पैथोजन एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाता है। देखो इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडी बनाई है एक्टिव तरीके से, तो ये एंटीबॉडी बन के पैथोजन से जुड़ गई। तो यहाँ तो हो गया इम्यून सिस्टम एक्टिवेट। उसके बाद में इन एंटीबॉडी के द्वारा एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट के द्वारा पैसिव तरीके से, इम्यून सिस्टम की जरूरत नहीं है यहाँ पर, पैसिव तरीके का मतलब इसके ऊपर पोर करके या पोर बनाकर उसको नष्ट कर देता है। तो यह एक इनएक्टिव कह सकते हैं, एक्टिव का टाइप था, ये पैसिव का टाइप है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो पैसिव और एक्टिव के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। नेक्स्ट लास्ट आता है, लास्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है ADCC। ADCC का मतलब होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इसके दौरान क्या होता है, जब अपनी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर होता है तो वह पैथोजन अपनी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। ये सेल्स है अपनी बॉडी की, या टिश्यू कह सकते हैं, टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन करता है, तब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडी बना दी जाएगी। वह एंटीबॉडी क्या करेगी, उस टिश्यू से जाके बाइंड हो जाएगी जिसके अंदर पैथोजन का इन्फेक्शन हो रखा है। ये एंटीबॉडी इस टिश्यू से बाइंड हो गई। अब इसके बाद में एंटीबॉडी बन चुकी है। देखो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड है साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, बट एंटीबॉडी पर डिपेंड है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी बन चुकी है। अब क्या होगा, NK सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो NK सेल्स आएगी इसके पास में, और NK सेल्स डायरेक्ट इसको फेगोसाइटोसिस के द्वारा इस पूरे को ही एंटीबॉडी समेत इस पूरी सेल्स को या पूरे टिश्यू को ही नष्ट कर देगी। यह NK सेल्स तब एक्टिवेट होगी जब टिश्यू से एंटीबॉडी बाइंड हो चुकी है और उस टिश्यू की सेल्स के ऊपर MHC फर्स्ट एंटीजन नहीं है, तब उस दौरान क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उस टिश्यू का।
destruction of MSC first less tissue or infected tissue. ये थी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। इनके बाद इसके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद में हम एंटीजन की जो इम्यूनिटी के जो टाइप्स थे, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव का जो आर्टिफिशियल टाइप था, आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन आता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।